जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत पे ब्रिटिशर्स ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई के साथ अपने यहाँ पे पाव जमाने की कोशिश की। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, ठीक है। और हम इंडिपेंडेंट हुए थे 1947, यानी कि अराउंड 200 ईयर ब्रिटिशर्स ने हमारी जो कंट्री थी वहाँ पे हमारी मतलब अपना आप कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन किया, और हम 15 अगस्त 1947 में फिर इंडिपेंडेंट हुए। और जो पाकिस्तान था वो हमसे एक दिन पहले 14 अगस्त को उनका इंडिपेंडेंस डे होता है। क्लियर? तो जो हम जब इंडिपेंडेंट हुए तो जो हमारे पास जो हमारी इंडिया जो हमारी इकॉनमी थी वो कैसी थी, ठीक है ना। जब हम जो हमारे हाथ हमारी इकॉनमी आई वो एक काफ़ी डेप्रिशिएटेड टूटी फूटी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, मतलब ऐसी इकॉनमी थी जो हमारे हाथ में आई। बट ब्रिटिशर्स के आने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। तो जो हमारी इकॉनमी ब्रिटिशर के आने से जो पहले हमारी इकॉनमी थी वो प्रॉस्परस इकॉनमी थी, एक खुशहाल इकॉनमी थी, ठीक है। एग्रीगेरियन, यानी कि लोगों का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था और अच्छी एग्रीकल्चर होती थी। क्लियर? तो वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, जब हम हाथ की जो वस्तुएं होती है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए वेल नॉन थे। यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारी इकॉनमी थी वो प्रॉस्परस बहुत खुशहाल इकॉनमी थी, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स ने हमारी जो हमारी कंट्री है उसका जो था एक्सप्लॉयटेशन किया। तो जो 15 अगस्त जब इंडिपेंडेंट हुए तो हमारी इकॉनमी कैसी थी, ये आपको क्लियर कट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्लियर? फटाफट हम क्विक रिवीजन करेंगे, मतलब तो आपको जो डिटेल लेक्चर है मतलब वो भी आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। क्लियर? फीचर्स, सबसे पहले आता है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी मतलब जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे हमारा रूल किया था उनका रीजन क्या था, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन करना, ठीक है ना। रीजन बिहाइंड उनका था एक्सप्लॉयटेशन करना, और जो भी उनका प्रॉफिट मोटिव था वो अपनी इकोनॉमी के लिए था, अपने ब्रिटेन के लिए था। क्लियर? जो हमारी इकोनॉमी थी वो कॉलोनियल इकोनॉमी थी। दूसरा स्टैग्नेंट इकोनॉमी, शॉर्ट में भी केवल अलग से पूछा जाता है व्हाट इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी होती है जो बड़ी स्थिर होती है, जिसमें कोई मतलब हल कुछ वो इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है ना। यानी कि जो आपकी था स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी जो उसमें ग्रोथ रेट था, जो लोगों की इनकम जो थी वो मतलब नो ग्रोथ थी, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही थी, लिटिल ग्रोथ थी। क्लियर? स्टैग्नेंट इकोनॉमी इन विच मतलब जो थी ग्रोथ रेट इज जीरो, नो ग्रोथ रेट या अराउंड जीरो आप कह सकते हो, ठीक है। स्टैग्नेंट इकोनॉमी यानी कि अगर उसको एग्रीगेट रियल आउटपुट थी वो लेस देन 2% थी, और जो पर कैपिटा आउटपुट थी वो 0.5% थी, ठीक है। आप हिसाब लगा सकते हो कि ग्रोथ रेट तो है ही नहीं थी। क्लियर? ये जो आपकी उस समय की जो भी कितनी पर कैपिटा इनकम थी, जो नेशनल इनकम कितनी थी, ये जो इकोनॉमिस्ट थे ये दादा डॉक्टर राव जो फेमस इनका नेम है दादा भाई नौरोजी आर.सी. देसाई, ये इकोनॉमिस्ट हैं जो आपको उस समय की नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के बारे में बताते हैं। इसमें आपको क्लियर कट शॉर्टकट पूछा जाता है। तो फिर फीचर्स, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, हमारी जो इकोनॉमी थी बैकवर्ड इकोनॉमी थी। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, जो एग्रीकल्चर थी वो भी बैकवर्ड थी। इसको हमने डिटेल में मैंने टर्न बाय टर्न हर सेक्टर को आपके साथ डिस्कस करना है। इंडस्ट्रियल भी बैकवर्डनेस थी, ठीक है। एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी, एम्प्यूटेड इकोनॉमी यानी कि जो हमारे पास जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो मतलब था हमारे जो हम अपने मशहूर थे रॉ जूट एंड कॉटन में, रॉ मटेरियल में, ठीक है। तो वो जो हमारे एरिया थे वो पाकिस्तान में चले गए, ठीक है। तो दूसरा जो रिहेबिलिटेशन की जो प्रॉब्लम थी वो यानी कि जो पाकिस्तान से लोग इधर आके उन्होंने यहाँ पे आके अपना मतलब गुजारा करना था, अपने घर बना लेते, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम एट दैट टाइम। क्लियर? फिर सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, जो हमारी इकोनॉमी थी सेमी फ्यूडल थी। सेमी फ्यूडल मतलब जो एक तो हमें पता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट, टेनेंट जो यानी कि किराए मतलब जो उनकी ऑनर नहीं थे लैंड के, काम करते थे, अपना रेंट देते थे इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द जमींदार,
ठीक है, यानी कि लैंड जो टेनेंट जमींदार टेनेंट रिलेशन भी थे, ठीक है, जो कि अच्छे नहीं थे। दूसरा, थोड़ी थोड़ी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी हो रही थी। प्रॉफिट मोटिव चाहे ब्रिटिशर्स का खुद का था, यानी कि ठीक है, तो इंडस्ट्रीज ब्लीक ग्रोथ भी थी इंडस्ट्रीज की, जिसके कारण एक कैपिटलिस्ट और एक लेबर रिलेशन भी थे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दैट एट दैट टाइम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी। और फिर डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, डिप्लेटेड इकोनॉमी, जो हमारे पास हमारी इकोनॉमी आई वो डेप्रिशिएटेड थी। हर तरफ से उसका एक्सप्लॉयटेशन, हर सेक्टर में उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, ठीक है। दैट्स व्हाई डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। अब हमने इनको डिटेल में भी पढ़ना है, लॉन्ग में आते हैं 6 मार्क का क्वेश्चन, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है सबसे पहले आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। हमने कहा कि बैकवर्ड थी एग्रीकल्चर, ठीक है, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर ही था, ठीक है, नो डाउट। तो यानी जो हमारा सिस्टम था वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था हमारा एट दैट टाइम, वो वेरी ही मतलब रीजन था हमारी स्टैग्नेंट इकोनॉमी होने के कारण। हमने पढ़ा ना कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, यानी कि ग्रोथ थी ही नहीं, वेरी लिटिल ग्रोथ थी। लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, यानी कि क्या था, जो जमींदार था, जो जमींदार था वो लैंड का ओनर था, ठीक है। काम कौन करता था, फार्मर, जिसको आप टिलर ऑफ सॉइल कहते हो। टिलर ऑफ सॉइल काम कौन करता था, टिलर ऑफ सॉइल करता था। ओनर कौन था, जमींदार, ठीक है। ये क्या करता था, मतलब काम ये करते थे और इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, यानी कि जो भी उनके पास अपना बचता था आफ्टर जो भी गुजारा करने के बाद, तो ये उसको मतलब हैवी अमाउंट में इनको इसको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। लैंड रेवेन्यू, जिसको कि आप लगान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो था, ये जो जमींदार था, ये अपने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी एट द टाइम, ठीक है, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का टिलर ऑफ सॉइल फार्मर के साथ डायरेक्ट रिलेशन ही था। बीच में एक आता था जमींदार, जिसको मिडल मैन भी कहते हैं, मिडल मैन, या आप इसको कहते हो इंटरमीडिएट्स, ठीक है, इंटरमीडिएट्स भी टर्म यूज कर सकती की जाती है। ये क्या करता था, ओनर ये था, काम ये करते थे, ये उसे लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करता था हैवी अमाउंट में, और ठीक है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स पोर्शन उसका देता था, क्या बाकी जो पोर्शन था अपने पास रखता था अपने मतलब ऐशोराम के लिए, ठीक है। तो यानी कि ये सबसे बड़ा रीजन था हमारे यहाँ पे एक लैंड जो बैकवर्ड एग्रीकल्चर, बिकॉज क्योंकि अगर फार्मर काम भी करेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं था, जितना भी उनके पास एक्सेस था तो वो जमींदार ले जाता था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो थी फिर, दैट्स व्हाई दिस इज अ मेन रीजन ऑफ स्टेगनेंट इकोनॉमी। स्टेगनेंट इकोनॉमी होने का रीजन भी है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जो फार्मर थे वो क्या करते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसमें क्या होता है, जो फार्मर जो थे ग्रो क्रॉप्स फॉर द फुलफिल द नीड ऑफ देयर फैमिली, ठीक है, कोई मार्केट सरप्लस नहीं होता था, क्लियर, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे। फिर आपके पास दूसरा आ रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर। मैंने आपको बोला इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हमारे बैकवर्ड थे, ठीक है, बैकवर्ड थे, नो डाउट। थोड़ी सी हमारी ब्लीक ग्रोथ हुई, यानी कि 1907 में ब्रिटिशर्स ने टिस्को, TISCO, यानी कि टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी स्टैब्लिश की। जो भी सीमेंट और भी कुछ इंडस्ट्रीज जो सेटअप हुआ, तो उनका पर्पस ब्रिटिशर्स का क्या था, अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने किया था। इसको हमने एंड में भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में उनका क्या था, जो था हमारे पास, इन्होंने ब्रिटिशर्स ने टू फोल्ड मोटिव उनकी पॉलिसी थी। इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। एक उनकी थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टू फोल्ड मोटिव क्या था, टू फोल्ड मोटिव ये था, वो जितना भी था हमारा सारा रॉ मटेरियल जो हमारा था वो बाहर जा रहा था, यहाँ से हम एक सप्लायर बन के रह गए, फीडर इकोनॉमी बन के रह गई हमारी ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। हमारा रॉ मटेरियल बाहर जाता था, वो बाहर से हम जो फिनिश्ड गुड्स थी ब्रिटिशर्स की, वो हमारे इंडिया में इम्पोर्ट होती थी, ठीक है। दैट इज उनका एक्सप्लॉयटेशन करना था, यानी कि ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल उधर जा रहा है, क्लियर, तो वहाँ से हमारी फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटेन से थी वो इंडिया में आ रही थी, ठीक है। जो हमारी इंडिया की जो डोमेस्टिक जो मार्केट थी वो उस मतलब गुड्स की कम्पीट भी नहीं कर पाती थी, ठीक है। दैट्स वाई हमारी एक्सप्लॉयटेशन यानी कि डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मतलब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो हमारी वेल फेमस थे जिसमें हम। तो दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या थी, मतलब हमारा जो था, जो हम एक्सपोर्ट करते थे, रॉ मटेरियल जो एक्सपोर्ट करते थे वो टैरिफ फ्री था, उस पर कोई ड्यूटी नहीं थी। हाँ, अगर हम एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड
फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, उस पर हैवी टैक्स, हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी। रॉ मटेरियल पे नो एक्सपोर्ट ड्यूटी, नो टैरिफ ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज, द हैवी टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड, ठीक है, उस पर हैवी टैरिफ था। दूसरा जो बाहर ब्रिटेन से जो हमारे इंडिया में आती थी फिनिश्ड गुड्स, दैट्स वाज उस पर भी कोई ड्यूटी नहीं थी, नो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उस पर। फिर क्या हुआ, हमारी जो कंट्री थी उनके लिए एक डोमेस्टिक मार्केट बन के रहेगी ब्रिटिशर्स के लिए, जो फिनिश्ड गुड्स के लिए, ठीक है, उस पर नो इम्पोर्ट कोई ड्यूटी नहीं थी। तो दैट्स वाई हम अपना सारा जो सामान था वो ब्रिटेन से मंगवाना शुरू कर दिया हमने, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी। क्लियर आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी। फिर आपके पास आता है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड नो डाउट हमें, जो हम अच्छे एक्सपोर्टर थे, हम वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, हम जो एक्सपोर्ट काफ़ी रॉ मटेरियल हमारा ब्रिटेन को होता था, ठीक है, क्लियर, मैंने आपको भी पीछे बताया। दूसरा ये जो फॉरेन ट्रेड था मोनोपोली थी, ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, जो सारे डिसीजन थे वो ब्रिटिशर्स द्वारा लिए जाते थे, ठीक है। और नो डाउट जो हमारा जो ट्रेड था वो एक सरप्लस ट्रेड था, सरप्लस की हमें काफ़ी सारा बचता था, हमारा अच्छे, हम गुड एक्सपोर्टर थे, ठीक है, सरप्लस था। तो जिसके क्या था, हमारे पास जो पैसा आता था वो क्या था, वो हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ टर्म इसमें यूज की जाती है। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि जो भी पैसा था वो हमारा बाहर ही जा रहा था। बाहर कैसे, वो ब्रिटिशर यूज करते थे टू सेटअप देयर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटेन, ठीक है। दूसरा जो भी मतलब टू मीट द वॉर एक्सपेंसेस अफोर्ड बाय द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा वॉर लड़ी गई उस पर जो भी मेंटेनेंस का खर्चा था वो सारा उसी पैसे से मतलब किया जाता था। दैट्स व्हाई इट इज सेड ड्रेन ऑफ वेल्थ। सरप्लस था, हमारे पास पैसा था, बट वो सारा कहाँ चला गया, बाहर चला गया उनकी देख रेख में, वो अपनी उनकी मतलब उसको, ठीक है, क्लियर। तो फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया। तो फॉरेन ट्रेड में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सुएज कैनाल एक थी जिसको 1869 में ओपन किया गया। ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, आर्टिफिशियल कैनाल है जिसका यानी कि डायरेक्ट हो गया रूट हमारा ब्रिटेन और इंडिया का। तो जिससे क्या हो गया, इजीली हमारा रॉ मटेरियल बाहर चला जाता था और बाहर से फिनिश्ड गुड्स हमारे इधर आ जाती थी, क्लियर। ये उसका फॉरेन ट्रेड में आपके पास क्या है बड़ा, ठीक है, दैट ओके। फिर आपके पास आ रहा है इधर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि आपको बताता है कि जो कंट्री की वर्क पॉपुलेशन जो रेशियो है वो कौन कितनी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, कितनी सेकेंडरी में, कितनी टर्शरी सेक्टर में, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको बताता है, ठीक है। और 3 सेक्टर मैंने बताया, प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर जो कंट्री के नेचुरल सोर्सेज को यूज करके जहाँ प्रोडक्शन होती है, काम होता है, जैसे कि आप कह सकते हो एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, ये सारे प्राइमरी सेक्टर आते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इसको रॉ मटेरियल प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर को, दैट्स वाई इसको सेकेंडरी सेक्टर कहा जाता है, बिकॉज ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और यहाँ पे गुड्स की फिर इसकी मदद से प्रोडक्शन की जाती है सेकेंडरी सेक्टर में। तीसरा आता है आपके पास टर्शरी सेक्टर, जहाँ पे जैसे ट्रांसपोर्ट, जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, सारी फाइनेंस फैसिलिटी, ये सारी टर्शरी सेक्टर के अंदर आती हैं। यानी कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर आपको बताता है तीनों के बारे में। एट दैट टाइम हमारी जो एग्रीकल्चर थी, मेन लोगों का ऑक्यूपेशन था, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, क्लियर। हमने पढ़ना है डेमोग्राफिक कंडीशन की, हमारी उस समय डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। तो डेमोग्राफिक कंडीशन में जो सेंसस, जिसमें आप काउंटिंग करते हो कि कितनी आपकी पॉपुलेशन है, ये सबसे पहले जो ऑफिशियल सेंसस काउंटिंग हुई थी ये ब्रिटिशर्स के टाइम हुई थी 1881, और ये हर 10 ईयर के बाद होती है, हर 10 ईयर के बाद। जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो अपने पास आई थी वो 1951 में आई है, ठीक है। ये 2021 में होनी थी, जो नहीं हुई कोविड के कारण। अब ये 2026-27 में नेक्स्ट जो आपकी सेंसस काउंटिंग होनी है, ठीक है, क्लियर। आफ्टर 10 ईयर होती है। फिर आया आपके पास ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये अपनी डेट्स याद रखनी है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड की डेट क्या है, 1921। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है, बिकॉज जो इससे पहले थी जो लोग थे यहाँ बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, ठीक है। और 1921 एक ऐसा ईयर है, इसके बाद जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज होती गई, डेथ रेट पे कुछ कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है। दैट्स वाई 2 फेजेस हैं, 1921 से पहले फेज, 1921 के बाद दूसरा जो उसकी सेकंड स्टेज आती है।
क्लियर। फिर जो अपनी डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे, ये तो चलो छोटे छोटे 1 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गए। डेमोग्राफिक कंडीशन अगर पूछी जाती है तो ये अपने सारे पॉइंट्स बताने हैं इसके अंदर। क्या बताना है कि हाई बर्थ एंड डेथ रेट था उस समय, जो हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट क्या होता है, एबिलिटी टू रीड एंड राइट। लोगों की जो लिटरेसी रेट था वो बहुत कम था, 10-15% लोग पढ़े लिखे थे, इतना लिटरेसी रेट था बस, ठीक है। फिर पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी उस समय। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 ईयर तक पहुंचने से पहले ही जो बच्चों की डेथ हो जाती थी, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ये काफी हाई था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन कितनी थी, जो कि बहुत कम थी। एट दैट टाइम आपके पास 39 32 ऐसी कुछ थी, जो कि अब आपके पास 69 70 के आसपास है एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन, ठीक है। ये सारी आपको 1 1 मार्क्स पूछी जा सकती है कि व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या चीजें हैं, आपको क्लियर कट इसके मीनिंग पता होने चाहिए। फिर इसके बाद आने तब एग्रीकल्चर डिस्कस कर लिया, इंडस्ट्री डिस्कस कर लिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया हमने, फॉरेन ट्रेड डिस्कस कर लिया। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्रिटिशर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पे नो डाउट इम्पैक्ट अच्छा था हमारी इकोनॉमी पे, बिकॉज पर्पस चाहे उनका खुद अपनी प्रॉफिट अर्न करना था, बट हमारा एक मतलब कहते हैं ना हमारे लिए पॉजिटिव साइड इफेक्ट निकले, कॉन्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने की जिसका हमारे जो इम्पैक्ट पड़ा वो पॉजिटिव था। दैट्स वाई इन सब कॉन्ट्रीब्यूशन को आप हमने क्वेश्चन आगे डिटेल करेंगे, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, तो उनका पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन भी हम पे पड़ा, ठीक है, उसको पॉजिटिव साइड इफेक्ट्स भी कहते हो, ठीक है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था, रोड्स की डेवलपमेंट की गई, ठीक है, नेचुरली रोड डेवलपमेंट है तो इकोनॉमी में सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ। रेलवेज की इंट्रोडक्शन थी, जो रेलवे की इंट्रोडक्शन थी जो 1850 में वो ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई, ठीक है। 1850 में जो फर्स्ट ट्रेन थी फ्रॉम बॉम्बे टू थाने, ये 1853 में स्टार्ट हुई, ठीक है ना, ये ब्रिटिशर्स के कंट्रीब्यूशन है। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट थी जो सारी थी वो टाटा एयरलाइन में 1932 उस पर हमारी इंडिपेंडेंस से पहले बनी है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम की है, ठीक है। कम्युनिकेशन, ठीक है, जो फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प थी जिसमें आप पोस्टल स्टैम्प थी वो 1852 में जो बनी इन सर्कुलर शेप थी, ठीक है ना, जिससे लोगों का पोस्टल ये बात करना, ठीक है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन ज़्यादा हो पाया, ठीक है। ये सारे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट था ब्रिटिशर्स का, ठीक है। और इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारे ऊपर पॉजिटिव साइड इफेक्ट भी पड़े, ठीक है। एक तो पहले जैसे हमें बेटर मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिले, ऊपर के साथ पहले कोरिलेट कर देती हूँ, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिले, ठीक है। तो रेलवे की इंट्रोडक्शन होने के कारण चेक ऑन फैमिन, फैमिन पे हमने एक तो डिस्टेंस को कवर कर लिया जल्दी इन शॉर्ट पीरियड, ठीक है। चेक ऑन फैमिन्स पे भी हो गया, जहाँ कोई फैमिन, जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ फूड पड़ती थी, वाटर की, वहाँ एकदम से इमीडिएट फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है। हम एक शिफ्ट ऑफ, अब मैं ये पॉइंट उसके साथ एक्सप्लेन करती हूँ। कमर्शियल आउटलुक, कमर्शियल लोगों की आउटलुक हुई, जैसे पहले हम करते थे सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसमें प्रोडक्शन टू ग्रो क्रॉप्स फॉर टू फुलफिल दी फैमिली ओनली फैमिली नीड्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमें एक यानी कि हमें एक फोर्स किया कमर्शियलाइजेशन के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए फोर्स किया गया। कमर्शियलाइजेशन में क्या होता है, टू सेल दी क्रॉप्स इन मार्केट, यानी कि हमें फोर्स किया गया तब एप्पल इंडिगो, इंडिगो था एक डाइंग मटेरियल था टेक्सटाइल के लिए, डाइंग उसकी मतलब कल्टीवेशन के लिए फोर्स किया गया, यानी कि फोर्स कमर्शियलाइजेशन हुई, फिर हम उसको मार्केट में सेल करते थे। तो जिससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, फार्मर्स को एक मॉनिटरी सिस्टम, मॉनिटरी इकोनॉमी के बारे में भी समझ आया। पहले वो बार्टर सिस्टम था, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, तो इनमें क्या हुआ कि कमर्शियल आउटलुक डेवलप हुई इंडियन की, शिफ्ट टू मॉनिटरी इकोनॉमी हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, कि कैसे मतलब जो था ब्रिटिशर, नो डाउट उनका माइंड जो था एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कि हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट, ये सारी बातें हमने इंडियन ने सीखा कि हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है। ये सारी हमारी जो पॉजिटिव साइड इफेक्ट है उनके, क्लियर। ये आपके पास था लेक्चर इन 1 सिटिंग, कोई प्रॉब्लम है तो आपको प्लेलिस्ट में ये जो लेक्चर है 4-5 सिटिंग में कंप्लीट किया गया, तो आप विजिट द लिंक एंड विल बेनिफिट।